सो हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हो चुका था, कुछ बातें रिपीट करते हुए, एक आध क्वेश्चंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो पोटेंशियल, विच पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट किया था कि पोटेंशियल एट सम पॉइंट P विल बी कितना होगा, के क्यू बाई आर। सपोज दिस इज सोर्स चार्ज Q, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां पे किस चार्ज को हम लेकर के आए हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। कहां से लेकर के आना पड़ता है? इनफाइनाइट से। तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? उसकी वजह से, कैपिटल Q की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर। इसकी यूनिट भी हमने देखी कितनी होती है, वोल्ट, विच इज जूल पर कूलम। तो कुछ बातें जो हमने पहली क्लास में डिस्कस करी थी, मतलब इससे पहले की क्लास में, डिपेंडेंसी किस पे है? के पे है, क्यू पे है, आर पे है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड और नेचर का क्या मतलब हुआ? प्लस है तो पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, और के का मतलब क्या हुआ? मीडियम। मीडियम अभी तक हमने चेंज नहीं किया, अभी तक वैक्यूम ही रखा है। लेकिन अगर मीडियम वैक्यूम से चेंज होकर के कोई और मीडियम आता है तो डेफिनेटली क्यू और आर की वैल्यू आप चेंज मत करो, केवल मीडियम चेंज कर दो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बदल जाएगा। ठीक है, तो तीन बातों पर डिपेंड करता है, मीडियम, चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज और चार्ज फ्रॉम द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यूनिट वोल्ट, that is जूल पर कूलम। थर्ड पॉइंट ग्राफ, और हमने देखा कि स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कौन सा स्लोप है? दोनों का स्लोप निगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड की केवल बात करते हैं। निगेटिव स्लोप है इसलिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीमेंट किसका फास्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। चौथी बात जो शायद मैंने नहीं बोली थी लास्ट क्लास में, लेकिन वो भी क्लियर है क्या? ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो पोटेंशियल भी कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। Scalar physical quantity. Why? Because it is a work done by external force to move the unit positive test charge from infinite to a certain point P. तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में। सो सी, अगर Q पॉजिटिव है तो V भी कितना होगा? पॉजिटिव। और अगर Q निगेटिव है तो V भी कैसा होगा? निगेटिव। बहुत सिंपल सी बात, क्लियर सी बात। लेकिन लेकिन क्या होगा? अगर Q पॉजिटिव है तो R को डिक्रीज करो तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। सीधी सी बात दिख रही है। न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, R इज इक्वल टू 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। आप R को डिक्रीज कर रहे हो,
तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होती जा रही है ना। आप सोर्स चार्ज के जितना करीब जाओगे पोटेंशियल उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल, मैं एक एग्जांपल देता हूं, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां अगर 10 वोल्ट होगा तो यहां 20 वोल्ट होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली, बस एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं। अगर Q पॉजिटिव है तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज 40 मीटर बहुत दूर, 40 मीटर बहुत दूर, और 10 मीटर बहुत पास। कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा? पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सी, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, यहां इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन जस्ट उल्टी और मैग्नीट्यूड जस्ट इक्वल। ये देखो, तो चार्ज को मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने दोनों एक्सट्रीम लिए 40 मीटर और 10 मीटर वाले पॉइंट्स। ये बी है, ये ए है। कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां पे ज्यादा होगा। कहां पे ज्यादा हो रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जहां पे ज्यादा होल्ड करना पड़ रहा है, होल्ड ज्यादा पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो चार्ज को फेंक देगा, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक देगी, भागो यहां से। कहां पे हो रहा है ऐसा, ऐसा कहां पे हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल फोर्स आपको दिख रहा है ए पे ज्यादा है, बी पे कम है, तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स कहां पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा। सो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। बात समझ में आई? देख लो, ए पे 40 वोल्ट है, बी पे 10 वोल्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बड़ी बात है। होल्डिंग पावर, कहां पे आपकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आप रुके हो, अगर आप ए पे खड़े हो, आप में कुछ बात होगी तभी आप ए पे खड़े हो, नहीं तो ये जो सोर्स चार्ज है ना आपको फेंक देता, मार देता। बी पे खड़े हो कोई बात नहीं यार, आप आग से काफी दूर हो, लेकिन ए पे खड़े हो, आप में कुछ बात है, आपका पोटेंशियल हाई है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि निगेटिव होगा तो क्या ऐसा नहीं होगा। देखो, क्यों निगेटिव है, क्यों निगेटिव है, तो v कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर। देखो, r बढ़ेगा, r अगर घटेगा ना तो v बढ़ेगा, लेकिन v बढ़ेगा कौन सी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। और निगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब होता क्या है, निगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, घटना। सॉरी, निगेटिव वैल्यू, अगर r घटेगा, अगर r घटेगा तो v बढ़ेगा, लेकिन कौन सा, निगेटिव वाला। और निगेटिव v बढ़ना मतलब क्या हुआ, आप कम हो रहे हो ना, निगेटिव। आप समझो इसको, -10 बढ़ा कि -20 बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है, -10 बढ़ा है, -20 और छोटा हो गया, -30 और छोटा हो गया, -40 और छोटा हो गया। सो अगर आप r की वैल्यू कहां से, आप 40 मीटर लेते हो, 30 मीटर लेते हो, 20 मीटर लेते हो, 10 मीटर लेते हो, ठीक है, सेम, तो v की वैल्यू वही आएगी, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, बट किसमें, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो आप फिर नहीं बोल सकते कि R कम होने पे V बढ़ रहा है, V भी एक्चुअली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि यहां V की कौन सी वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? अब
ये देखो सोर्स चार्ज, इसका भी सिग्निफिकेंस समझते हैं, क्या मतलब है। आप 10 मीटर पे खड़े हो, आपका +1 कूलम 10 मीटर पे है और ये 40 मीटर पे है, ये 10 मीटर है, ये 40 मीटर है। अगेन पॉइंट वही ए और बी, ये ए है और ये बी है। अब क्या होगा, अब कौन बड़ा है, सी। तो फिर से देख लो, इस बार क्या हुआ, क्यू कैसा हो गया, नेगेटिव। क्यू नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई, यहां पे जबरदस्त वाला अट्रैक्शन है और यहां पे थोड़ा सा अट्रैक्शन है ना, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स, ए पे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स, बी पे कम एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। अब अगर ऐसा है, अब ऐसा है तो देखो, आप अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज के पास में हो तो पोटेंशियल ज्यादा है, या नेगेटिव सोर्स चार्ज से दूर हो तो पोटेंशियल ज्यादा है। आप समझो, आप 10 मीटर पे हो तो पोटेंशियल ज्यादा है, या 40 मीटर पे हो तो पोटेंशियल ज्यादा है, सी। पोटेंशियल ए पे, पोटेंशियल बी पे। आपको बी पे रखना है चार्ज में और आपको ए पे रखना है किसको, टेस्ट चार्ज को। ऑब्वियस ही बात है, +1 कूलम +1 कूलम। सो अट्रैक्शन मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है। सो इन दैट केस अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 40 से 10 मीटर जा रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा भाई, आप इधर जा रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स, आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स ही आपकी डायरेक्शन में हो गया, आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया कि नहीं हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अब क्या, आओ आओ मेरे पास आ जाओ। इस केस में क्या हो रहा था, रिपेल कर रहा था, तो ए पे खड़ा रहना मुश्किल था, बी पे खड़ा रहना आसान था। इस केस में कहां कहां है दिक्कत, कहां पे है, अगर आप ए पे खड़े हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा मेहनत करवानी ही नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ही खींच लेगा। और बी पे खड़े हो तो वहां पे कम अट्रैक्शन है, वहां पे कम अट्रैक्शन है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि बी पे पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत मुझे ज्यादा है, ए पे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन काम कर रहा है ना। पहले केस में क्या हो रहा था, रिपल्शन काम कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, बी पे पोटेंशियल ज्यादा है, किससे, ए से। बात समझ में आई। देखो मैथमेटिकली तो बिल्कुल क्लियर होगा कि निगेटिव वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हम क्या हो रहे हैं, हम डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है। फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्यू यहां पे रिपेल कर रहा था, यहां पे कैपिटल क्यू क्या कर रहा है, निगेटिव होने की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो अगर आप पास में हो तो आपके पास ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए। अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पास में हो तो आपके पास ज्यादा पोटेंशियल कहां से होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप दूर हो, आप वहां से आ रहे हो, इसका मतलब कि आपके आप अगर उस पॉइंट पे हो तो इसका मतलब आपके पास ज्यादा पोटेंशियल है। आप नजदीक आ गए, आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप जितना नजदीक जाओगे नेगेटिव चार्ज के, आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। व्हाई, रीजन इज, यहां पे ये क्यू क्या कर रहा है, रिपल्शन। यहां पे ये क्यू क्या कर रहा है, यहां पे ये क्यू क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। हम एक प्रॉब्लम देखेंगे
एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। उसमें एक बार फिर से साइन पे आएंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सारी चीजें करेंगे। अब उस पे आए उससे पहले जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सी, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 into 10 के पावर -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 4 into 10 के पावर -7 कूलम, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.09 मीटर, के की वैल्यू सभी जानते हो 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पी निकल जाएगा किससे, के क्यू बाई आर से, निकाल लो, पहला ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज 2 into 10 के पावर -9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। फ्रॉम इंफिनिटी टू पी तो पोटेंशियल में भी लाते थे, लेकिन किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो वीपी क्या है, ये भी तो वर्क डन है, लेकिन किसके लिए, +1 कूलम के लिए। +1 कूलम के लिए कितना वर्क डन है, के क्यू बाई आर, दैट इज वीपी। वो बोल रहा है 2 into 10 के पावर -9 कूलम के लिए, क्या कर दो, ये है क्यू की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो भाई, सीधी सी बात है, आ जाएगा, बड़ा वर्क आ जाएगा, क्योंकि एक कूलम के लिए के क्यू बाई आर है, तो स्मॉल क्यू कूलम दैट इज 2 into 10 के पावर -9 के लिए कितना हो जाएगा, Q into V। बात समझ में आ गई, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVP। बात समझ में आ गई कि नहीं, बड़ा W, ये छोटा W है +1 के लिए, और ये Q के लिए बड़ा W। बात समझ में आई, तो ये हो गया B। उसी में एक क्वेश्चन है, डज द आंसर, विच आंसर, ये वाला, डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is brought। क्या मतलब है इसका, मतलब ये यहां पे सोर्स चार्ज रहा होगा, आपका ये पॉइंट P है, यहां मान लो इनफाइनाइट है, आप इनफाइनाइट से P कैसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के आए, ऐसे ऐसे खेल खेलते हुए आए, कैसे आए, क्या इस पाथ पे डिपेंड करेगा क्या वर्क डन, नो, वाई, ये केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्यों, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो भी कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसा होगा, वो केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो क्या रीजन होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, they only depend on, they only depend on initial and final point। ठीक है, so this is the case। चलो, वर्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने देख लिया, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लिया हमने।
अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम, और वो दो चार्ज सिस्टम कैसा है? दो चार्ज का एक सिस्टम होता है डाइपोल सिस्टम। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डाइपोल। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल इलेक्ट्रिक ही नहीं मैग्नेटिक भी होता है, लेकिन अभी तक हमने मैग्नेटिक नहीं पढ़ा है, इसलिए डाइपोल बोल सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होता है मैग्नेटिक भी होता है, मैग्नेटिक में भी देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल कैसा होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू नॉट एट सेम पॉइंट प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस 2a। 2a क्यों लेते हैं डिस्टेंस? कैलकुलेशन के जो डेरिवेशंस होते हैं उनका फॉर्मूला सिंपल है, इसलिए। तो क्या हो जाता है ये? P Q इंटू 2a। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 2a पे वेक्टर देते हैं, P पे वेक्टर देते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? कितना क्लियर है? कुछ टर्मिनोलॉजीज, ये कौन सी लाइन है? लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, एक्सियल लाइन। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। ए डिस्टेंस यहां से, ए डिस्टेंस यहां से, और उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इतना जानते हैं ना? एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड सेंटर ऑफ डाइपोल। और एक और लाइन होती है दैट इज नोन एज जनरल लाइन, दैट इज नोन एज जनरल लाइन। अब बात में आती है कि सेंटर ऑफ डाइपोल, सो इट इज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? ऑल द डिस्टेंसेस, इसीलिए ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस एंड एंगल्स will be measured from center of dipole only। अगर डाइपोल की बात कर रहे हैं तो all the distances and all the angles, all the distances and all the angles will be measured from this point only। ठीक है? ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। अच्छा, ठीक है, हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जानने जरूरी हैं, जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन में। पहले वो फॉर्मूला समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला जिसकी जरूरत पड़ेगी दैट इज नोन एज कोसाइन लॉ, दैट इज नोन एज कोसाइन लॉ। क्या है कोसाइन लॉ? एक ट्रायंगल है, कौन सा? नाम दिया ए बी सी। सो ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? स्मॉल ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल बी के अपोजिट की साइड कौन सी है? स्मॉल बी। एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? स्मॉल सी। ध्यान रखना स्मॉल सी है ये। क्या है ये? स्मॉल सी। ठीक है, तो ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और एंगल ए के अपोजिट में कौन साइड है? ए। एंगल बी के अपोजिट साइड बी, एंगल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स,
तो ये कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला, कोसाइन लॉ क्या बोलता है? कोसाइन लॉ बोलता है कोसाइन लॉ बोलता है कि इफ यू आर हैविंग 3 sides and 1 angle, 3 sides and 1 angle, relation between 3 sides and 1 angle। देखो कैसे, कोसाइन लॉ है तो कॉस आएगा ऑब्वियसली, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ऑफ ए, ये ए। तो ए को बनाने वाली साइड कौन है? बी और सी। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए को बनाने वाली साइड कौन सी है? बी और सी, यही है ना। सो हम क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो अपोजिट साइड है वो कौन है? ए। तो जो अपोजिट साइड है वो कौन सी हो गई? ए, माइनस ए स्क्वायर। नीचे में बनाने वाली साइड कौन सी है? अगेन सी और बी, तो अपॉन 2bc, सी। क्लियर है? अब देखो, इसी को फिर से करते हैं एक बार, फिर ट्रायंगल बना करके हम cos b पे करते हैं इसी को। ये a है, ये b है, ये c है। a के अपोजिट साइड स्मॉल a हो गया, b के अपोजिट साइड स्मॉल b हो गया, c के अपोजिट साइड स्मॉल c हो गया। ठीक है। सो cos b, cos b, b को बनाने वाला कौन है? c एंड a। सो व्हाट वी विल राइट? cos b इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस अपोजिट में कौन है? b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन, फिर से बनाने वाला कौन है? a और c, तो नीचे अपॉन 2ac। क्लियर है बात? तीसरे का ट्रायंगल नहीं बना रहा हूं, ऐसे ही समझ लो। cos c क्या हो जाएगा? c को बनाने वाला कौन है? c एंगल को बनाने वाला कौन है? ये वाला a और b, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस c के अपोजिट साइड स्मॉल c, c माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। दिस इज कोसाइन लॉ। क्या फायदा है कोसाइन लॉ को? देखो, तीनों साइड और एक एंगल, 3 साइड और एक एंगल। ठीक है। तो अगर आपको एक साइड पता ना हो, 2 साइड पता हो, 2 साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। क्या पता हो? 2 साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। 2 साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। सीधी सी बात, 2 ट्रायंगल के 2 साइड पता है मुझे और उनके बीच का एक एंगल पता है। मान लो ये ट्रायंगल L1, ये L2 साइड हो गई, उसके बीच का एंगल पता है। अपोजिट साइड अपने आप से निकल जाएगा। कैसे? cos थीटा इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 L2। ठीक है। नोन क्या होना चाहिए? 2 sides and angle between them, एंगल बिटवीन देम। ठीक है। और अननोन क्या है? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। सो क्या यूज करेंगे? यूज कोसाइन लॉ यूज करेंगे हम। किसमें? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करने में। दूसरा फॉर्मूला, ये भी बहुत जगह यूज होता है, ये तो बहुत जगह यूज होता है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला।
बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एक्स के पावर n, 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स व्हेन कंडीशन इज x इज मच लेस देन 1। ठीक है, x और n निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, x तो लेस देन 1 है, ये है कंडीशन। बड़ा नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता और आसपास भी नहीं हो सकता, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो 1 प्लस एन एक्स, अगर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स के पावर -2, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x। 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 प्लस एक्स के पावर -1, क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स के पावर -3/2, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3x/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इवन अगर x निगेटिव है, 1 माइनस एक्स के पावर -3/2, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3x/2, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। दिस इज द थिंग। दो बातें याद रखनी है, कोसाइन लॉ एंड बाइनोमियल थ्योरम। चलो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है भाई? देखो, ड्यू टू डाइपोल दो फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं, उनका यूज करेंगे हम लोग इसमें। पहले हम लोग देखते हैं कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करें, है ना? तो सबसे पहले व्हाट इज डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at a distance 2a, placed at a distance 2a. This is dipole. What is the direction of dipole? Negative charge to positive charge, negative charge to positive charge. This is the direction of dipole. Small represented by small p vector, q into 2a पे वेक्टर साइन रहेगा और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज बाय कन्वेंशन। ठीक है, all the distances and all the angles will be measured from center of dipole O. This negative charge is supposed at point A, this positive charge is supposed at point B. So O, A and B. अच्छा, कहां कैलकुलेट करना है पोटेंशियल? तो देखो, पोटेंशियल स्पेशल लाइंस तो दो ही हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल, लेकिन ना हम इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट करेंगे ना एक्सियल पे। क्यों? हम जनरल लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि कंडीशन लगा देंगे तो वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे भी पहुंच जाएगा और इक्वेटोरियल लाइन पे भी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जब कैलकुलेट किया था, तो एक्सियल लाइन के लिए अलग फॉर्मूला, इक्वेटोरियल लाइन के लिए अलग फॉर्मूला। बट अगर जनरल लाइन के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हो तो एक्सियल लाइन भी उसी से डिराइव हो जाती है। एक्सियल लाइन पे भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो और इक्वेटोरियल लाइन पे। सो हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला किसके लिए? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन अ पॉइंट विच इज ऑन जनरल लाइन, ऑन अ पॉइंट ऑन जनरल लाइन। अब ये जनरल लाइन कौन सी होती है? ये जनरल लाइन कौन सी होती है? दिस इज योर जनरल लाइन which is making angle theta, which is making angle theta with axial line or with dipole vector, which is making angle theta with dipole vector.
और ये भी एक वेक्टर ही होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल। वो पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। ये कौन सा वेक्टर हो गया? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर डाइपोल वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा। पोजीशन वेक्टर की लेंथ कितनी हो गई? आर। लेंथ कितनी हो गई? आर। सो नाउ what is the potential due to dipole? What is the potential due to dipole at point P? यही निकालना है ना, यही निकालना है, Vp। तो आप KQ बाई आर नहीं लिख सकते क्योंकि O पे चार्ज नहीं है। चार्ज कहां पे है? A पे और B पे। और A और B से डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो आपको पहले A और B से डिस्टेंस देनी पड़ेगी। कितनी? A से सपोज R1, B से सपोज R2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट P? पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q एंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q। क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए कौन सा सम होगा? अलजेब्रिक सम। माइनस प्लस जुड़ जाएंगे। डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? Vp पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, माइनस के क्यू, माइनस किसकी वजह से आया? माइनस Q की वजह से, बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2। क्लियर? अब मैं बात करूं, पोटेंशियल एट P तो आ गया, माइनस के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2। लेकिन डाइपोल में R1 और R2 डाइपोल की टर्मिनोलॉजी में तो नहीं है। डाइपोल के टर्म्स क्या हैं? अगर मैं बात करूं, डाइपोल के टर्म्स क्या हैं? R है डाइपोल का टर्म, यस। A है, थीटा है, दे आर द टर्म्स ऑफ डाइपोल। R1, R2 are not dipole terms. They are individual distance from charge minus Q and plus Q. मुझे तो सारी डिस्टेंसेस और एंगल कहां से लेने पड़ेंगे? रेफरेंस पॉइंट O से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो मुझे R1 और R2 को R, A और थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। R1 को भी R, A और थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, R2 को भी R, A थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि R1 और R2 आर नॉट डाइपोल टर्म्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करें इसके लिए? हम ये करेंगे कि कोसाइन लॉ पढ़ चुके हैं। क्या था कोसाइन लॉ में? टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल and angle between them is known, then third side can be calculated. Third side can be calculated. देखो ध्यान से, ये दो डाइपोल थे, सॉरी ये दो चार्जेस थे, इक्वल एंड अपोजिट। ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ये जनरल पॉइंट P, ये O, ये A, ये B। मैं अभी एक ट्रायंगल ले रहा हूं। OA साइड कितनी हो गई? A। चलो दोनों ट्रायंगल अभी बना लेते हैं। और ये साइड कितनी हो गई? A। ये साइड कितनी हो गई? AP R1, ये R और ये R2। ये एंगल कितना? थीटा। और ये एंगल कितना? 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? 180 माइनस थीटा। R1, मुझे R1 और R2 चाहिए। देखो, R और A मिलकर के एंगल कितना बना रहे हैं? 180 माइनस थीटा।
अपोजिट साइड कौन सी है, R1, तो अपोजिट साइड कैलकुलेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, देखो ध्यान से, हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2RA। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2RA। सो कितना हो जाएगा, मुझे R1 निकालना है, तो पहले इसको 2RA को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2RA कॉस थीटा। मुझे R1 चाहिए, तो R1 को राइट हैंड साइड में भेज दो, माइनस 2RA कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो R1 कितना हो जाएगा, R1, तो R1 स्क्वायर, पहले आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इफ ए इज मच मच लेस देन आर, डाइपोल की डायमेंशन जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो उससे बहुत कम है, तो क्या होगा, a बाई आर इज मच मच लेस देन 1, तो हायर पावर्स a बाई आर के पावर 2, a बाई आर के पावर 3, हायर पावर्स क्या हो जाएंगे, निग्लेक्टेड, क्या हो जाएंगे, निग्लेक्टेड। अगर ऐसा हुआ तो दिस विल बी निग्लेक्टेड, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो बचा हुआ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा। मुझे R1 स्क्वायर नहीं, मुझे R1 चाहिए, तो R1 कितना हो जाएगा, R 1 प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा के पावर 1 बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट, ये R1 हो गया, R इंटू 1 प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा के पावर 1 बाई 2। ध्यान से देखो, 2 कॉस थीटा इंटू ए बाई आर ऑलरेडी बहुत छोटा है 1 से, तो यहां पे अच्छा एक और चीज, बहुत छोटा है 1 से, और एक और चीज, हमको टर्म में चाहिए 1 बाई R1, 1 बाई के क्यू तो कॉमन हो जाएगा, मुझे 1 बाई R1 चाहिए, R1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1 बाई R1, तो 1 बाई R1 कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 हो जाएगा 1 बाई R, 1 प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा के पावर माइनस 1 बाई 2। समझ में आ गई बात, रेसिप्रोकल कर लिया। और अब देखो 1 बाई आर तो ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है ये क्या याद दिला रहा है, 1 प्लस एक्स के पावर n, सो 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, सो 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 2A बाई आर इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसल, तो कितना हो जाएगा ये, 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R 1 माइनस A बाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R माइनस A बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, 1 बाई R1 की वैल्यू आ गई, 1 बाई R1 की वैल्यू आ गई। अब 1 बाई R2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, 1 बाई R2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। सी दिस इज द ट्रायंगल,
R2 in terms of R, A and theta. R2 in terms of R, A and theta. R2 निकालना, क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2RA. सिंपल. सो क्या हो जाएगा? मुझे तो R2 चाहिए, सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2RA cos थीटा. नेक्स्ट, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा. अगेन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R cos थीटा. सॉरी, यहाँ पे थीटा मिसिंग हो गया. A is much लेस देन R, सेम कंडीशन, तो हायर पावर्स विल बी नेग्लेक्टेड. तो अब क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A बाई R इंटू कॉस थीटा. लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए R2. तो R2 कितना हो जाएगा? R 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा के पावर 1/2. ठीक है, लेकिन R2 की जगह मुझे क्या चाहिए? 1/R2. क्या चाहिए? 1/R2. तो 1/R2 1/R 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा के पावर माइनस 1/2. सो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R माइनस माइनस 1 प्लस 2A. ये माइनस है, माइनस 1/2 इंटू 2A बाई R इंटू कॉस थीटा. ये सो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल. कितना हो जाएगा? 1 प्लस A बाई R cos थीटा. फर्दर क्या हो जाएगा? ये 1/R2 is equal to 1/R plus A by R square into cos theta. This is the second equation. First equation, second equation. So now 1/R1 1/R2 की वैल्यू हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते हैं. पोटेंशियल एट P कितना आया था? KQ बाई, ये देखो, KQ बाई R1, सॉरी, KQ बाई माइनस KQ बाई R1 प्लस KQ बाई R2. ऐसा ही लिखा था ना? स्मॉल क्यू लिया था, कैपिटल क्यू लिया था, स्मॉल क्यू लिया था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब जब ऐसा कर दिया तो पोटेंशियल एट P माइनस KQ तो हो गया कॉमन. बचा क्या? माइनस KQ नहीं, प्लस KQ. सो बचा क्या? माइनस 1/R1 प्लस 1/R2. अगेन क्लियर. फिर क्या करें? यहां पे करते हैं. तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू KQ माइनस 1/R1 माइनस लगा दो, माइनस 1/R माइनस माइनस प्लस A बाई R स्क्वायर कॉस थीटा, और प्लस 1/R2 प्लस 1/R प्लस A बाई R स्क्वायर कॉस थीटा. समझ में आ गया? ये माइनस 1/R1 है, ये प्लस 1/R2 है.
दिस इज -1/r1 एंड दिस इज +1/r2। ठीक है, -1/r से +1/r उड़ा दिया, क्या बचा, a/r² cos थीटा, a/r² cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू K इंटू क्यू इंटू 2a/r² इंटू cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया कितना, K क्यू 2a cos थीटा बाई r²। ध्यान देना, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, है ना, लेकिन ये आ गया हमारे पास, देख लो पोटेंशियल के सारे टर्म्स हैं, बिल्कुल है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, के क्यू इंटू 2a cos थीटा बाई r²। बट, फिर लगाया बट, यस बट, अगर मैं डायग्राम की बात करूं, फिर से एक डायग्राम बनाऊं, तो ये रहा डाइपोल -q + q, ये रहा डाइपोल वेक्टर की डायरेक्शन, कितना होता है q इंटू 2a वेक्टर, और ये रहा मिड पॉइंट O, सेंटर ऑफ डाइपोल, और ये रहा जनरल पॉइंट P, और ये था पोजीशन वेक्टर, था ना, बिल्कुल था पोजीशन वेक्टर। तो दो वेक्टर्स थे, q इंटू 2a तो यहां पे भी आ रहा है ना, cos थीटा भी आ रहा है, तो एक q इंटू 2a क्या हो गया, वेक्टर। वेक्टर से स्केलर कब बनता है, जब क्या हो, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट, और दिख भी रहा है कि ये एंगल कितना है, थीटा, एंगल कितना है, थीटा। तो q इंटू 2a को मैं p तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, एंगल थीटा है, और a डॉट b अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, k/r² मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं अगर डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो मैग्नीट्यूड तो यही है, तो k/r² ये तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एट P को मैं कैसे लिख सकता हूं, k/r², ये तो कांस्टेंट है, q इंटू 2a को वेक्टर P लिख दिया। अब वेक्टर P के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो केवल डायरेक्शन वाला वेक्टर, तो r का क्या ले लोगे, कैप, यूनिटी वेक्टर। अब यूनिटी वेक्टर ये ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, के पी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, q2a आ गया, r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, p और r के बीच में, भाई यूनिटी वेक्टर इसी डायरेक्शन में, एंगल तो कितना रहेगा, थीटा, cos थीटा बाई r²। देख लो ये आ जाएगा कितना, k/q2a cos थीटा बाई r², वही फॉर्मूला, लेकिन अब वेक्टर नोटेशंस आ गए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल वेक्टर एंड यूनिट पोजीशन वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, बात समझ में आई, ठीक है, तो बात समझ में आई, तो पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हो गया P पॉइंट पे, दैट इज k P वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर अपॉन r²। और अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कितना, kp cos थीटा बाई r², या ऐसे भी लिख सकते हैं kp, p नहीं लिखे, q
2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर। कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है पोटेंशियल की। पॉइंट समझ में आया? अब कंक्लूजन्स। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के पी बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा भी है लेकिन बाई आर स्क्वायर है। तो अब क्या लिखोगे? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हम लोग देख चुके हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पहला कंक्लूजन। दूसरा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल does not only depends on R, also depends on angle between dipole vector, which is small p vector, and position vector। पोजीशन वेक्टर, यूनिट पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहने वाली है, बस मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का कितना हो जाता है? 1। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अच्छा, एक तीसरा कंक्लूजन भी है। तीसरा कंक्लूजन क्या है? पहले उसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये रहा डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये रहा सेंटर ऑफ डाइपोल, ये रहा जनरल पॉइंट पी, किस पे? जनरल लाइन पे, थीटा। व्हाट इज दिस वेक्टर? ओपी, पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज दिस? डाइपोल एक्सिस। This axis is axial line is also known as dipole axis, and this vector is known as position vector। अब ध्यान देना, if we rotate the position vector with respect to dipole axis, keeping theta fixed, a cone will be generated। कैसे? ये है पोजीशन वेक्टर, है ना, ये है डाइपोल एक्सिस, है ना, ये है डाइपोल एक्सिस। अगर मैं थीटा को फिक्स करते हुए इसको रोटेट करूं, किसको? पोजीशन वेक्टर को, विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल एक्सिस, तो मूंगफली वाले का कोण बन जाएगा। ये देखो, ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थीटा मैंने फिक्स कर रखा है, थीटा मैंने फिक्स कर रखा है। जब रोटेट करा रहा हूं तो थीटा मैंने फिक्स कर रखा है, बिल्कुल फिक्स कर रखा है। रोटेटिंग द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल एक्सिस, कीपिंग थीटा फिक्स्ड, तो अ कोन विल बी जनरेटेड। तो कोन के पॉइंट्स पे देखो, ये भी पॉइंट है, 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 ये भी पॉइंट है। आर क्या है? सेम। आर क्या है? सेम। आर क्या है? सेम। और थीटा भी क्या है? सेम। थीटा भी क्या है? सेम। तो आर भी सेम, थीटा भी सेम। क्या किया हमने? रोटेटिंग द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल एक्सिस, कीपिंग थीटा फिक्स्ड,
आर सेम थीटा सेम। 3D में सोच के देखो तो क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, देखो पोटेंशियल एट पी क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के सेम, पी सेम, थीटा सेम, आर सेम, पोटेंशियल विल बी सेम। तो इट फॉलोज अ कोनिकल सिमेट्री। इट फॉलोज अ कोनिकल सिमेट्री। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे क्या रहती थी, सेम के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर सेम है ना, पॉइंट चार्ज भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती थी स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, एक रेडियस पे क्या रहती थी, कांस्टेंट। तो उसको हम क्या बोलते थे, स्फेरिकल सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे, कोनिकल सिमेट्री। क्लियर। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, आर रेडियस पे, तो स्फेरिकल सिमेट्री। लेकिन यहां क्या हो रहा है, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, थीटा का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझ में आई बात, बार बार देखना। इसको पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ पोजीशन वेक्टर is rotated with respect to dipole axis, with respect to dipole axis, keeping theta fixed, keeping theta fixed। देखो ध्यान से, ये रही एक्सिस, ये रहा पोजीशन वेक्टर, वी आर रोटेटिंग इट, घुमा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डाइपोल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कीपिंग थीटा फिक्स्ड, अ कोन विल बी जनरेटेड, अ कोन विल बी जनरेटेड। कीपिंग थीटा फिक्स्ड, then the points on cone will be having same potential। इसको एक लाइन में अगर लिखें, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फॉलोज कोनिकल सिमेट्री। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।